हाय एवरीवन, दिस इज विक्रम। और आज के हमारी इस क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हमारा जो बचा हुआ लेसन है कैरेक्टर, उसके पार्ट टू को हम स्टडी करेंगे। पार्ट वन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। पार्ट टू में हमने यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या हमारा बचा हुआ है उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो सबसे पहले हमारा जो पिछला पार्ट था वो अगर वो जब आपको वीडियो मिलेगा जब आप उसको देखेंगे तो उसके कंटिन्यूअस में ये वाला पार्ट हमारा है कैरेक्टर पार्ट टू। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए कि हमारा ये लेसन 5 है, चैप्टर 5 है और कैरेक्टर पार्ट 2 है। और कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर शुरुआत की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इतने हम लेसन कर चुके हैं कवर, और आने वाले टाइम में इतने भी लेसन हम करेंगे। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत हम करेंगे आज का ये लेसन पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द बैक स्टोरी एंड बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर आपको प्ले करने के लिए मिला मिला है, आपके जो आप रोल करने जा रहे हैं, तो उस कैरेक्टर का बैक स्टोरी या बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आज हम समझेंगे अपने इस पार्ट में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इमेजिन एंड अंडरस्टैंड। आपको अपनी कल्पना शक्ति और अपनी समझ को इस्तेमाल करना है कि आपका कैरेक्टर का जो चाइल्डहुड है, आप सपोज कीजिए आपको जो कैरेक्टर मिला है स्क्रीन पर प्ले करने के लिए वो किसी एडल्ट का है या फिर किसी और मिडिल एज पर्सन का है। और आपको उसका कैरेक्टर समझने के लिए सबसे पहले उसका चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा, हालांकि वो लिखा नहीं होगा, लेकिन आपको इमेजिन करना है और समझना है। उसके बाद चाइल्डहुड के बाद वो एक युवावस्था में आया होगा, है ना। वो उसके बाद फाइनली वो और एडल्ट में आया होगा, इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको खुद अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। और ये आपको हो सकता है कि स्क्रीन प्ले में या स्क्रिप्ट में लिखा हुआ हो, या हो सकता है कि नहीं भी लिखा हुआ हो। तो ये अगर आपको लिखा हुआ है तो सही है स्क्रिप्ट में, अगर नहीं लिखा है तो आपको वो अपने आप से कवर करना है अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए। तो कैरेक्टराइजेशन का ये प्रोसेस है। ठीक है, कि आपने कैरेक्टर के बारे में बैक स्टोरी जो समझनी है या बैकग्राउंड समझना है जो आप प्ले करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस सिचुएशन में अभी वो कैरेक्टर है उस स्टोरी के हिसाब से या उस सीन के अंदर, वो क्या सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आप वो सीन आप कर रहे हैं या फिर वहां पे फंसे हैं आपको, वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट सीरीज ऑफ इवेंट प्रोपेल्ड द कैरेक्टर टू एंटर इनटू दिस सिचुएशन, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। द प्रायर लाइफ ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड बैक स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ए कैरेक्टर। कि एक कैरेक्टर की, एक चरित्र की पिछली जिंदगी है, उसको बैक स्टोरी कहते हैं। तो वो पिछली जिंदगी हमेशा आपको मेंशन नहीं होगी, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में आपको मेंशन नहीं होगी, कुछ में मेंशन होगी। तो जिसमें मेंशन होगी उसमें तो ओके है, बट जिसमें नहीं मेंशन होगी तो वो आपको अपने आप बिल्डअप करनी है यहाँ, है ना। एंड समटाइम्स नॉट नेसेसरीली रिटन इन द स्क्रिप्ट, ये भी मैंने आपको यहाँ बताया। अब अब आपने खुद से किसी भी कैरेक्टर को अच्छा या बुरा नहीं जज करना, जब तक कि स्क्रिप्ट स्पेशली ये डिमांड ना करे। आपको स्क्रिप्ट को पढ़कर ही ये जज करना है कि कोई कौन सा कैरेक्टर अच्छा या बुरा है, या फिर जब उसको आप और ज्यादा एनालाइज करोगे कैरेक्टर को, तब आपको ये समझना है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि आपको एक ऊपर ऊपर सरसरी नजर से देखकर ये डिसाइड नहीं करना कि ये कैरेक्टर अच्छा है ये बुरा है। जब आप उस कैरेक्टर के अंदर घुसेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके अंदर आप डेवलप करेंगे और धीरे धीरे उसके बारे में समझेंगे, उसकी बैक स्टोरी क्रिएट करेंगे, बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, तब जाकर आपको कहीं समझ में आएगा ये कैरेक्टर अच्छा है कि बुरा है। वो एक प्रोसेस है लंबा। ठीक है, शुरुआत में आपको ये जंप नहीं करना। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई प्ले कर जैसे कोई हम कोई पार्ट प्ले करते हैं किसी वेब सीरीज में या शो शो में या फिल्म में, तो उस हमारे जो जो कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत ही यूनिक है ना। सपोज कीजिए एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि आप अपनी रियल लाइफ में एक टीचर हैं, या फिर आप कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, रियल लाइफ में आप टीचर हैं और आप 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं मान लीजिए। तो आप बच्चों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो अलग है,
जैसे ही आप घर जाएंगे तो घर पे आप एक हस्बैंड हो सकते हैं, एक बेटे हो सकते हैं, सन हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या किसी किसी के फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो उनके साथ तो आपका बिहेवियर वैसा नहीं रहेगा जैसा अपने 100 स्टूडेंट्स के साथ था, है ना। आपका बिहेवियर हर व्यक्ति के साथ चेंज होगा। तो ऐसे ही स्क्रीन पर भी आपका जो करेक्टर आपको मिला है, तो वो अलग अलग को एक्टर के साथ या अलग अलग जो आपके उस स्टोरी के अंदर जो आपके रिश्ते हैं, उनके साथ आपका वो कैरेक्टर भी बदलता जाएगा। इसको हम सब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको इसमें समझाया भी है। इन रियल लाइफ, सपोज यू आर ए टीचर हु टीचेस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। योर बिहेवियर विद योर स्टूडेंट इज पर्टिकुलर इन डीलिंग विद योर स्टूडेंट्स, एंड एट द सेम टाइम यू माइट बी ए husband or lover, father, son, or friend of someone around you. So your behavior with them is not similar to the behavior with your students. Obviously, इसको मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो हर किरदार का अपने जो सह आपके कलाकार हैं उनके साथ आपका बिहेवियर वो अलग अलग हो सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने कैरेक्टर के अंदर लेकर आना है बेसिकली, ठीक है। ये रखना है वहां पर। देन दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव चेंज, इसको हम सब्जेक्टिव चेंज कहते हैं। और सिनेमेटिक लाइफ में इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपको एक पूरे फिल्म में या पूरी वेब शो में अगर आपका लंबा पार्ट है तो सिमिलर एटीट्यूड आपको होल्ड नहीं करना। आपको अलग अलग को एक्टर के साथ में थोड़ा यहाँ पे चेंजेस लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कीजिए एक आप एक गैंग के मुखिया हैं, तो अपने आपके जो मेंबर है, गैंग मेंबर हैं जो आपके नीचे हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है। फिर आप शाम को घर आते हैं, घर में आपकी वाइफ है और बेटा है, तो उनके साथ तो वैसा बिहेवियर नहीं रहेगा ना आपका, उनके साथ बिहेवियर बदल जाएगा। है तो गैंगस्टर, लेकिन जैसे वो उनसे बात करता है अपने दूसरे मेंबर से, वैसे वो घर में बात नहीं करेगा। तो इसको सब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? ये सभी को समझना चाहिए यहाँ पर। अगला पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे देखिए, फंक्शंस ऑफ कैरेक्टर, कि एक कैरेक्टर के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला, व्हेन ऑल एक्टर परफॉर्म्स वेल एंड द ऑडियंस फील एंड बिलीव दैट द कैरेक्टर आर ड्राइविंग द स्टोरी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ड्रामेटिक फंक्शंस ऑफ द कैरेक्टर। राइटर ने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी और एक्टर्स उस स्क्रिप्ट को फॉलो करके प्रॉपर जो है वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और फाइनली जब प्रोडक्ट ऑडियंस के पास पहुंच गया, ऑडियंस उसको देख रहा है और देखते देखते वो स्टोरी में इतना इन्वॉल्व हो गया, उसको यहाँ पे ये लगा, उसको यहाँ पे ये फील हुआ कि मैं, यानी कि एक्टर्स जो हैं, ये फाइनली हम क्या है, ये हम स्टोरी को ड्राइव कर रहे हैं। बट असल में ऐसा नहीं होता। असल में तो जो स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, वो स्टोरी को ड्राइव कर रही होती है। बट जब जिस मोमेंट पर ऑडियंस को ये फील हो जाए, ऑडियंस को ये समझ में ये लगने लगे कि एक्टर्स जो है वो स्टोरी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उसको, उस सिचुएशन को हम, या उस कंडीशन को हम ड्रामेटिक फंक्शंस ऑफ कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए सभी कलाकारों का अच्छे से परफॉर्म करना जरूरी है, और ताकि देखने वाले को लगे कि जो स्क्रीन प्ले है वो बिल्कुल टाइट है और सभी दर्शकों को उसने बांध रखा है, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हर कैरेक्टर का जो पर्पस है वो क्या है, स्पेसिफिक पर्पस क्या है। जो जो कैरेक्टर्स इस सीन में है या पूरी फिल्म में है, और आपका जो कैरेक्टर है उसका मेन पर्पस क्या है, मुख्य पर्पस, उद्देश्य क्या है। और बेसिकली यहाँ पर अपना जो पर्सनल टच है वो कैरेक्टर में आपको नहीं लेकर आना। आपको अपना जो पर्पस है, ठीक है, अपना जो मेन जो पर्सनल टच है उसको साइड में रखना है, और जो कैरेक्टर का जो मेन पर्पस है उसको आपको बेसिकली आगे रखना है। अदरवाइज यू विल फॉरगेट द पर्पस फॉर विच द कैरेक्टर वॉज रिटन। जिस जिस पर्पस के लिए वो कैरेक्टर लिखा गया है उसको आप फॉरगेट करते जाएंगे, अगर आप जानबूझ के अपना पर्सनल टच उसके अंदर देने की कोशिश करेंगे करेंगे ज्यादा, मतलब है ना, ज्यादा देने की कोशिश करेंगे तो। अदरवाइज अपने लाइफ एक्सपीरियंस से निकाल कर कुछ पर्सनल टच तो वहां देना ही है, आपको फीलिंग देनी है, बट इतना ज्यादा नहीं। अब इसी देखिए, इस फंक्शन के बिना, इस तरह की जो ये जो परफॉर्मेंस जो निकल कर आएगी उसके बिना, हो सकता है कि आपकी अकेले की परफॉर्मेंस को देखकर ऑडियंस इंप्रेस हो जाए, लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे कहे ये एक राइटर के लिए और पूरी उस कंटेंट के लिए एक फेलियर साबित हो सकता है, और कई बार एक्टर के लिए भी साबित हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें पूरी फिल्म हो सकता है कि फ्लॉप हो, बट जो उसमें मेन जो प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरो है
उसका रोल सबको पसंद आया हो, है ना। बट ऑब्वियसली वो पूरा जो कंटेंट है ओवरऑल वो कामयाब नहीं हो पाया। बट हालांकि एक्टर की तारीफ हुई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम कुछ बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिंग इज रिएक्टिंग। ये तो आपको पता ही है, सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पर। एक एक्टिंग क्या है? रिएक्टिंग है ना। और इसी तरह से आप देखिए कि अपने एक्टिंग प्रोसेस में इस रिएक्शन पार्ट को जितना ज्यादा आप रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा समय के हिसाब से आपका जो एक्टिंग का पार्ट है वो इंप्रूव होता जाएगा। एक्टिंग इज रिएक्टिंग, लर्न टू रेगुलेट रेगुलेट इट एज ए पार्ट ऑफ योर एक्टिंग प्रोसेस, है ना। आप इंप्रूव करते जाएंगे। अब इनर साइकोलॉजी जो होती है कैरेक्टर्स की, वो बेसिकली क्या करती है? वो बाहरी एक्शंस को और वर्ड्स को एनिमेट करती है, जस्टिफाई करती है बेसिकली। इनर साइकोलॉजिकल प्रोसेस एनिमेट्स एंड जस्टिफाइज योर एक्सटर्नल एक्शंस एंड वर्ड्स। यहाँ पे कुछ समझाना भी चाहूंगा मैं आपको। देखिए कि आपके सामने आपका को एक्टर खड़ा है और उसने कुछ ऐसी चीज आपको दिखाई या सुनाई या आपको टच किया, तो इस प्रोसेस को हम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से समझें अगर, तो इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है। तो उस स्टिमुलस आपको मिला, आप यहाँ खड़े हैं सामने, सपोज कीजिए जो ये आप खड़े हैं, आपको स्टिमुलस मिला। ठीक है। आपके को एक्टर ने आपको कुछ दिखाया, सुनाया या फिर टच किया। आपको आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो देखने के द्वारा आपको प्राप्त हुआ, चाहे टच करने के द्वारा या फिर सुनने के बाद, तो आपके उस न्यूरॉन ने वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के इस पार्ट में भेजी। और ब्रेन के उस पार्ट ने फिर क्या कहा? उसने क्या कहा कि आपको कुछ एक्ट करने के लिए, आपका हो सकता है कि हाथ ऊपर उठा हो, या आप उसके पास गए हों, या आपने अगर कुछ गलत सुना है तो आप उसे मारने के लिए आपका हाथ पीछे गया हो। तो वो कौन रेगुलेट कर रहा है? तो बायोलॉजिकली ये प्रोसेस सारा आपका ब्रेन के द्वारा किया जा रहा है ना। तो ब्रेन ने क्या दिया? उस इंफॉर्मेशन को आपके मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर किया। मतलब आपके जो ये मूवमेंट, बॉडी के जो ये मूविंग पार्ट्स है ना, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, वहां पर उसको इंडिकेट किया कि अब ये वाला एक्शन करना है आपको। और आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे आपने बाहर शो कर दिया। तो क्या है? एक्शन हुआ, आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई, आपकी ब्रेन ने वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ने आपका जो बॉडी का वो ऑर्गन है, वो पार्ट है, वो अंग है, उसको मूव किया। और आपने आपका रिस्पॉन्स जब बाहर निकल कर आया, अब वही रिस्पॉन्स जो है वो जब आगे वाले एक्टर, सामने वाले एक्टर को मिला, तो उसके लिए वो फिर फाइनली एक स्टिमुलाई बन गया। वो उसके लिए एक स्टिमुलाई, ठीक है, आपके को एक्टर के लिए, और वो उसको देखकर फिर अगला एक्शन करेगा। और इस तरह से आपके एक्टर, मतलब आप एक्टर और आपके साथ को एक्टर, इन दोनों के बीच में ये फॉर्मेशन चलती रहेगी और एक सीन फॉर्म हो जाएगा, है ना। इसी को तो बोलते हैं एक्टिंग इज रिएक्टिंग, यही एक्शन रिएक्शन है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, जब भी आपको स्टिमुलस मिला कुछ, आपने देखने से देख कर, सुनकर या टच कर, तो आपको कुछ देर तक उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर रखना है। तुरंत रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं करना जब तक वो नेचुरल ना निकले। आपको इस मोटर न्यूरॉन को, जो जहां तक इंफॉर्मेशन आई, वहां पर थोड़ा सा, बिल्कुल विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आपको वो रोकने की आदत डालनी। और रोक कर जो प्रॉपर रिएक्शन होगा वो आपको वहां पे देना है। ठीक है। जब आप सीन करने जाएंगे आगे, तो कई बार डायरेक्टर आपको कहेगा कि आपको सीन कहीं नहीं लिखा हुआ, बस इम्प्रोवाइज करना है। इम्प्रोवाइज करने के लिए जब आप करेंगे, तो आपने बहुत बार नोट किया होगा कि दो एक्टर को खड़ा कर दिया, एक एक्टर कुछ बोल रहा है और दूसरा एक्टर कुछ बोलता है। लेकिन दोनों की आपस में क्या है? दोनों के आपस में बेसिकली यहाँ पे क्या है? ओवरलैपिंग हो जाती है डायलॉग्स की। ओवरलैपिंग क्यों होती है? बिकॉज जो दूसरा को एक्टर है, वो थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन को जो मिल रही है उसको, उसका रिएक्शन तुरंत कर देता है। तुरंत रिएक्शन नहीं करना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को वहां पर जब आपको मिली और उसका जब रिएक्शन आप दे रहे हैं, तो जो रिएक्शन आप देंगे उसको रोक कर, एनालाइज कर चारों तरफ से देख कर, फिर आपका वो रिएक्शन देना है। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, आपकी एक्टिंग और ज्यादा अच्छी और निखरती जाएगी। तो यही चीज बेसिकली सारा जो बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है, जो मैं ये जो फिगर है मैंने आपको बताई। ठीक है। तो इनर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आपके एक्टिंग को, आपके जो एक्सटर्नल एक्शंस हैं और जो वर्ड्स हैं उनको रेगुलेट करता है। ये बात यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं।
अब कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करें, अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट, कि एक कैरेक्टर को डेवलप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा इसमें थ्योरेटिकली हमें घुसने की आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल। तो पहला फर्स्ट पार्ट है कि जो भी फिल्म आप करेंगे या जो भी काम आप करेंगे, उसका एसेंस, उसका जो निचोड़ है ना, उसका जो जिस्ट है, वो आपको फाइनली फाइंड आउट करना है कि जो मैं फिल्म करने जा रहा हूं इसका एसेंस क्या है। डिस्कवर द एसेंस ऑफ द फिल्म। आप आपको जो कैरेक्टर मिला है उसका क्या पार्ट आपको कवर करना है, और इस पूरी फिल्म का फाइनल जो आप कह सकते हैं कि एक मेन जो संदेश देना चाहता है राइटर या फिल्म मेकर, वो क्या है, एसेंस क्या है फिल्म का, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और सब उसके बाद क्या करना है, आपको जैसे ही आपको अपना पार्ट मिला, ठीक है, आपको अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है ना, फोकस करना है, और कैरेक्टराइजेशन के थ्रू आपको बिल्डअप करना है अपने कैरेक्टर को, जिसके अंदर आपको पता करना है बेसिक चीजें, एज, नेम, लोकेशन। और उसके अलावा आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना, कि जो फाइव राइटर ने जो डिटेल दी है कि किस तरह की फिल्म है, एरा कौन सा है, फिजिकल सेटिंग क्या है, पीपल कौन कौन से उस समय के जो लोग हैं वो कैसे हैं जो स्टोरी में लिखे गए हैं, आपको उनका रिलेशनशिप कैसा आपस में, इसके पहले क्या क्या घटना हो चुकी है और बाद में क्या क्या हो चुकी है, ये सारी चीजें वो आपको यहाँ पे कैरेक्टर बिल्ड में, कैरेक्टर डेवलपमेंट में यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके हिसाब से आपको काम करते जाना है। बेसिकली ये तीन चीजें फोकस करनी है शुरुआत में कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। हालांकि कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बट अभी शुरुआत में हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, तीन चीजें। फर्स्ट, डिस्कवर द एसेंस ऑफ द फिल्म, एंड फोकसिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस। लिखना था यहाँ पे, प्रोसेस रहेगा, कोई बात नहीं। फोकस ऑन द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द राइटर अबाउट द एरा, फिजिकल सेटिंग, पीपल, थीम, रिलेशनशिप्स, previous occurrence and other details as well. Okay, next we have working with the script। स्क्रिप्ट जो मिली है उसके साथ कैसे काम करेंगे हम। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट हमारा ये है कि वर्किंग विद द स्क्रिप्ट इजंट merely memorizing the lines or blocking the action or the action part, but also about when and where you move on the screen। ठीक है, तो एक थिएटर प्ले में ब्लॉकिंग होती है, कौन सा करेक्टर कहाँ खड़ा होगा, कौन सा कहाँ खड़ा होगा, कौन से डायलॉग पे मूव करेगा। उसी तरह से यहाँ पे स्क्रीन पर भी बेसिकली आपकी आपको खाली स्क्रिप्ट पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली लाइंस याद करनी, नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको आपकी मूवमेंट कैसी हो सकती है इस पूरे प्रोसेस पे, ये आप भी तय करेंगे और आपका जो डायरेक्टर है वो भी आपको इसमें हेल्प करेगा मूवमेंट के लिए। इनिशियल स्टेप क्या है, देखिए, कि आप जब स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो पहला स्टेप क्या इनिशियल, कि आपको 5 Ws पे फोकस करना है, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 5 Ws कौन से होते हैं। थीम क्या है उसकी, मेन पर्पस क्या है या सेंट्रल कोर क्या है उस फिल्म का, जो राइटर बेसिकली ऑडियंस को बताना चाहता है वो मैसेज क्या है। तो स्क्रिप्ट पे काम करते करने से जब शुरू करेंगे आप, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने शुरुआत में। ठीक है, और हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो स्क्रिप्ट है वो किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी फिल्म की स्पाइन, रीढ़ की हड्डी होती है। और साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स उसके अंदर लिखे गए हैं उनकी भी जान होती है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो मेन आप कह सकते हैं ना कि आप जैसे तोते की जान, राजा की जान तोते में अटकी है, तो ऐसे ही एक्टर्स की जो सारी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस पेपर पे, पेज पे लिखे हुए जो कैरेक्टर है, किरदार है, वो एक अभी वो जीवित नहीं है अभी, लेकिन आपको उसको जिंदा करना है स्क्रिप्ट के थ्रू, इन सभी पूरे प्रोसेस के थ्रू जो हमने पिछली क्लासेस में देखा। तो ये सारी चीज ध्यान रखना है कि राइटर के एक एक शब्द को जो उसने लिखा है उसको आप, उसका आप आदर करें, और कोई भी सिंगल वर्ड आप जो है वो उसको इग्नोर ना करें। डू नॉट टेक एनी सिंगल वर्ड फॉर ग्रांटेड। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा करेक्टर वाले लेसन में था। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। लास्ट में हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्व लीड मोटिव्स एंड रिपीटेड फ्रेजेस। स्क्रिप्ट के अंदर ही कुछ चीजें, कोई कुछ डायलॉग बार बार रिपीट होता है, उसको भी ऑब्जर्व करना है, जो कि आपको ये एक संदेश देगा कि कैरेक्टर की क्या क्या क्वालिटीज हैं या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लीड मोटिव्स होता है कुछ म्यूजिक, जैसे होता है ना कुछ कोई म्यूजिकल पार्ट जो बार बार रिपीट होगा, या कुछ फ्रेज, एक फ्रेज बार बार रिपीट होगा। जैसे एक नाटक आता था चंद्रकांता, उसमें बोलता था यक्कू यक्कू, है ना। तो अलग अलग मतलब कैरेक्टर्स बहुत ही
क्राइम मास्टर गोगा, गोगा आया है तो कुछ लेकर जाएगा। तो बेसिकली ऐसे फ्रेजेस जो हैं वो क्या है, वो करेक्टर डेवलपमेंट में आपकी स्क्रिप्ट के एनालिसिस में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, जो शब्दों के पीछे जो अर्थ छिपे हैं, जिसको हम सब टेक्स्ट बोलते हैं, जिसपे हम आगे भी बार बार बात करेंगे, उसको समझना यहाँ पे बेसिकली आपकी एक्टिंग को नेचुरली परफॉर्मेंस की ओर लेकर जाती है। अंडरस्टैंडिंग सब टेक्स्ट में हेल्प यू टू नेचुरली फॉर्मुलेट द लाइफ ऑफ योर कैरेक्टर एंड द स्पाइन ऑफ द फिल्म। आई होप ये कुछ पॉइंट्स कैरेक्टर में हमने समझे, और आने वाले हमारे सभी टास्क में आप जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है कि आपको अभी जो क्लासेस हैं ये अभी मुश्किल लग रही हो, बट ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जरूरी हैं। अगर आप एक बेहतर अभिनेता, एक पढ़े लिखे अभिनेता बनना चाहते हैं और अपने करियर को काफी आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपने ये थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करना है। और साथ ही साथ क्लास को एंड करते हुए, ये स्क्रीन एक्टिंग कोर्स है हमारा बीइंग थेस्पियन प्रोडक्शन की ओर से, और फैकल्टी मैं विक्रम धारिया, और अभी को फैकल्टी हैं शुभम कुमार दास। और हमारा ये जो, आप हमसे जुड़ सकते हैं कॉल पे या व्हाट्सएप पे, ये नंबर दिया है। और हमारे इस पूरे कोर्स का ऑब्वियसली कुछ चार्जेस तो ऑब्वियसली होंगे, बिकॉज हमें भी यहाँ पे एक मोटिवेशन मिलेगा उससे। और चार्जेस बहुत ही यहाँ पे कम रखे गए हैं इस पूरे कोर्स के, वो हैं 1000 पर मंथ, और मिनिमम 6 मंथ to 1 ईयर कोर्स है। और उसके बाद जब तक आप हमसे जुड़े रहना चाहें और इस अपनी एक्टिंग को और बेहतर बनाना चाहें, तो आई होप ये क्लास अच्छी रहेगी। अगली क्लास जो हमारी है वो है प्रिपरेशन पर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है, चैप्टर 6 है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।